जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दार्शनिक जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वैसे दार्शनिक का नाम बताइए। दोस्तों, नाम जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ये बटन है, और इस बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तभी, जी हाँ, तो तभी लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यानी कि एक लाइन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद दोस्तों आपको कहीं खोजने से भी नहीं मिले। अब देखिए कि प्रसिद्ध दार्शनिक जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, दार्शनिक, ठीक है? फिलोसोफर, तो ये नागार्जुन है। अब ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। एक्चुअली कहा ये जाना चाहिए था कि भाई नागार्जुन जो है मतलब कि आइंस्टाइन जो है भारत के नागार्जुन है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है? तो प्रसिद्ध दार्शनिक जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, तो ये नागार्जुन है, ठीक है? तो मार्टिन लूथर से की जाती है। अब नेक्स्ट जो है, मध्य एशिया से गुजरने वाली मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम के एशियाई भूभागों एवं रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, कहलाता है। फिर देखिए, मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम के एशियाई भूभाग एवं रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, कहलाता था सिल्क मार्ग। जी हाँ, सिल्क मार्ग कहलाता था। सिल्क मार्ग जो है यही है, ठीक है? आप जो कि अपने यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट यानी कि महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है ना, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सर्वाधिक प्राचीन एवं बड़ा प्रवेश द्वार था, कौन था? आज के समय तो है ना, मुंबई है, लेकिन भारत के कौन था पहले के समय में? तो ये था बेरीगाजा भड़ौच, गुजरात में है बेरीगाजा भड़ौच। नेक्स्ट है विद्वान जिसने रोमन साम्राज्य से भारत की ओर मुद्रा के पलायन पर दुखी होकर कहा था। वैसे विद्वान जिसने रोमन साम्राज्य से भारत की ओर मुद्रा का पलायन हो गया था, रोमन साम्राज्य से मुद्राएं भारत की ओर यानी कि व्यापार इधर की ओर होने लगी थी, से दुखी होकर कहा था कि प्रति वर्ष करीब 10 करोड़ सेस्टर भारत, चीन और अरब में आता है। रोमन साम्राज्य से प्रति वर्ष 10 करोड़ सेस्टर भारत, चीन, अरब में आता है, जिसमें से आधे का हिस्सेदार यानी 5 करोड़ सेस्टर का हिस्सेदार अकेले भारत होता है। ये विद्वान कौन है जिसने ऐसा कहा था? बहुत ही एक समय था कि देखिए भारत कितना था, फिर वापस वैसे ही समय आ गया है। तो ये प्लीनी ने कहा था। जी हाँ, तो प्लीनी ने कहा था। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ खुदाई से प्राप्त एक ऐसी रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिली जो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। जो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी, वह स्थान जहाँ खुदाई से एक ऐसी रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिली है जो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी, वो कौन था? तो ये अरिकामेडु। जी हाँ, अरिकामेडु जो खुदाई 1945 में हुआ था, वह स्थान जहाँ से एक रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है, तो अरिकामेडु से। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन स्थल अरिकामेडी को जो कि जाहिर सी बात है रोमन बस्ती मिली है, को पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसका क्या नाम है? जैसे तो उसका नाम पेडोक है। पेडोक पेडोक को अरिकामेडू को पेडोक भी कहा जाता था। ये जानकारी पेरी प्लस ऑफ द इरीथियन सी से मिलता है। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में विभिन्न दिशाओं से आने वाला माल यानी कि वस्तुओं के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, यानी कि पोर्ट के, आज के समय का पोर्ट की बात हो रही है। जी हाँ, तो ये तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला, जो कि विभिन्न दिशाओं से आने वाला माल के संग्रह स्थल के रूप में जाना जाता था। तक्षशिला मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद। अब देखिए, मौर्योत्तर काल में मगध क्षेत्र
प्रसिद्ध था। मगध क्षेत्र मौर्य के समय में भी प्रसिद्ध था और मरणोत्तर काल में भी। तो किस लिए? लेकिन मरणोत्तर काल में जो है वृक्षों के रेशे से बने वस्त्रों के लिए, वृक्षों या सो वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए, वस्त्र यानी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विद्वान जो है जिसने मथुरा में सटका सटका नाम के वस्त्र के पाए जाने का उल्लेख किया है। सटका नाम का कोई वस्त्र है मथुरा में। तो ये देखिए सटका जो है पतंजलि ने ये उल्लेख किया है कि मथुरा में सटका नाम का वस्त्र भी पाया जाता था। अगला देखिए प्राचीन भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही जारी किए हैं प्राचीन भारत में। अगला प्रश्न, कितने जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वार इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 की पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। जी हाँ, है ना, वीडी सावरकर है। और इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो ये एलिजाबेथ प्रथम ने किया था भाई, कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, उसके स्थापना का अधिकार जो है अधिकार पत्र दिया था कि भाई आप बनाइए और बिजनेस कीजिए। एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में अंग्रेजों के समय की बात हो रही है। तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है पारित हुआ था एक कानून, जिसके तहत जो है कलकत्ता ही नहीं बल्कि चेन्नई और मुंबई में भी मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी जो है एक सर्वोच्च न्यायालय, 3 सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कब? तो ये दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो MK गांधी द्वारा की गई थी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल जिसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये कौन? बहुत फेमस है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह। तो गवर्नर जनरल थे उस समय, एक्चुअली वही थे। और समाज सुधारक जिसने उद्घोषणा की, वैसे समाज सुधारक जिसने उद्घोषणा की कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में मिलता है। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में मिलता है। तो ये है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ऐसा कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो उपनिषदों में मिलता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। 1946 में बने थे और 1947 में तो हुआ ही नहीं था, तो वही रह गए थे JB कृपलानी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था कब? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जालियांवाला बाग दुखद घटना के बाद। तो महात्मा गांधी ने भी अपना जो है सरहुड का उपाधि दे दिया था, मतलब लौटाया था, तो एक परंपरा चल गई थी। नेक्स्ट है भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था, यानी मॉडर्नाइजेशन। जी हाँ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया था, यानी सुधार वाला काम हुआ था। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी लेखनी से सशक्त बनाने का कार्य किया था। बंगाल में जो क्रांतिकारी आतंकवाद था उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी लेखनी से सशक्त बनाने का
प्रयास किया था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, ठीक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट है, वह जी हाँ, तो वह कांग्रेस प्रेसिडेंट जिसने 1942 में क्रिप्स मिशन जो है, यानी क्रिप्स मिशन का क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड बेबल के साथ, 2 हुआ 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड बेबल के साथ समझौता किया था। ये अलग-अलग समय में, ये 1944-45 का बात है, ठीक है? शिमला कॉन्फ्रेंस का, जबकि क्रिप्स 1942 में। तो वो कौन थे? ये अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों का विद्रोह हुआ था। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों का विद्रोह हुआ था और ये जो है हुआ था बम्बई में। जी हाँ, बम्बई में, उस समय बम्बई कहा जाता था, आज मुंबई। प्रथम गुप्तवंशी शासक जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था, प्रथम गुप्तवंशी शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो है दोस्तों, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने की मतलब महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये गुप्त संवत 319 से 320, यही है स्टार्टिंग, गुप्त संवत का शुरुआत है, का स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है स्थापना का श्रेय। गुप्त संवत जो हुआ था स्टार्टिंग ने, ये नहीं पूछा जा रहा कि गुप्तों का शुरुआत कहाँ से हुआ था, बल्कि गुप्त संवत जो कि 1920 ईस्वी का समय था, इसको स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को याद आता है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है, वो कौन है? जी हाँ, इनका नाम है हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक, समुद्रगुप्त के विजयों के अभियानों का उल्लेख किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए, गुप्तवंशी शासक जिसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द खुदा मिला है, ये कौन है? जाहिर सी बात है, मैंने नाम भी लिया, समुद्रगुप्त के विजय अभियान में, है ना? तो अश्वमेघ पराक्रम शब्द खुदा मिला है सिक्कों पर। फिर देखिए, श्रीलंका का वह शासक जिसने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में, जी हाँ, बिहार के गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने का अनुमति मांगी थी। तो ये जो है श्रीलंका का वह शासक था मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो देखिए, इंटरेस्ट था मतलब कि गुप्तों के समय से कि भाई गया में जो है कुछ मतलब भगवान बुद्ध के नाम पे किया जाए। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, मतलब अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन के रूप में संबोधित किया जाने वाला गुप्त शासक कौन है? फिर से दोस्तों वही आंसर होगा हमारा, समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है, समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न शासक कौन था? समस्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं समस्त गुप्त राजाओं में, देखिए गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न शासक था, नाम है उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वाकाटक नरेश से किया? वाकाटक नरेश से किया था, तो ये है रुद्रसेन से। जी हाँ दोस्तों, रुद्रसेन से। नेक्स्ट है, रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर दूसरी राजधानी बनाई थी। वाकाटक राज्य दूसरी राजधानी बनाई थी, कौन सा? तो ये उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। वाकाटक का राज्य उज्जैन में था, ठीक है, यानी कि एमपी में, कह सकते हैं एमपी में। तो दोस्तों ये बड़ी बात है कि रुद्रसेन एक तरह से देखा जाए तो गुप्तों का शासन जो है मध्य प्रदेश तक चला गया। और अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया, उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? फाहियान जब आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे,
ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो कि फाहियान मतलब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था, तो उस समय गुप्त वंश के शासक क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विदेशी शक्तियां जिन्हें पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। ये सिक्के जो है शक जो विदेशी थे उनको हराने के उपलक्ष्य में जो उपलब्धि था, उस चांदी के सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखिए, मयूर शैली की मुद्राएं जारी करने वाला गुप्तवंशी शासक कौन था? मयूर शैली के तो कुमार गुप्त प्रथम था, जिनका शासनकाल 415 से 454 था। कुमार गुप्त का शासनकाल 415 से 454 ईस्वी था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त की उपाधि इसका उल्लेख वेनसोंग ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त की उपाधि जिसका उल्लेख वेनसोंग ने किया था, प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तो ये शक्रादित्य है, वेनसोंग ने किया था। चंद्रगुप्त का पुत्र जो है कुमार गुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? कुमार गुप्त ने किसकी? ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है, किसकी उपाधि धारण की थी? तो शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है किसे? देखिए, तो ये कुमार गुप्त को जाता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के। हुनों के आक्रमण का सामना करने वाला गुप्त वंशी शासक था स्कंदगुप्त, जिसने हुनों के आक्रमण का सामना किया था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त का वह अभिलेख जिसमें उसके हुनों द्वारा पराजित करने का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसके द्वारा यानी कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया था। ये है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है गिरिनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। गिरिनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का श्रेय जाता है स्कंदगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसका? तो पर्णदत्त को। तो ये सब गुजरात की बातें हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा कि गुप्तों के समय भी ये उन्हीं के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख इसमें उसकी उपाधि मिलती है सक्रोपम। स्कंदगुप्त का एक और उपाधि था यहाँ पर, मतलब स्कंदगुप्त का सक्रोपम उपाधि का उल्लेख कहोम अभिलेख मिलती है। इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ही तक मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों, सही परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी टेक्स्ट मिल रहा है आपके सामने, तो और यह सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर देखिए, अंत तक देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लोगों को भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर से कहूँगा।